हाय एवरीवन। आज हम प्लेटो एवं अरस्तू का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमने प्लेटो और अरस्तू को पढ़ लिया है। दोनों प्राचीन कालीन विचारक हैं और मैकियावेली शुरू करने से पहले हम इन दोनों विचारकों का, जो कि हमारे प्राचीन कालीन विचारक हैं, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन सबसे अच्छा तरीका है फैक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करने का। तुलनात्मक अध्ययन से फैक्ट जल्दी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। प्लेटो और अरस्तू के विचारों में जो भी विभिन्नताएं हैं एवं समानताएं पाई जाती हैं, उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद हम मध्यकालीन विचारकों की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मैकियावेली से शुरू करेंगे, और फिर मध्यकालीन विचारकों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जब उनको एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो उन सबको हम एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सारे फैक्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारे ये प्लेटो महोदय थे, ये क्या थे? आदर्शवादी विचारक थे। और ये क्या थे? सुकरात नहीं, यहाँ पे सुकरात नहीं होगा, यहाँ पे अरस्तु होगा। हम प्लेटो और अरस्तु को कंपेयर कर रहे हैं, प्लेटो एवं अरस्तु को कंपेयर कर रहे हैं। तो अरस्तु जो थे ये यथार्थवादी थे। अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक बोला जाता है इनको। राजनीति विज्ञान का जनक बोलते हैं, जबकि इनको क्या बोलते हैं? दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक बोला जाता है। ये आदर्श राज्य की स्थापना दोनों करना चाहते थे। आदर्श राज्य की स्थापना दोनों प्लेटो एवं अरस्तु दोनों करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्शवाद एवं नैतिकता का सहारा लिया। और इन्होंने कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया? इन्होंने निगमन पद्धति का इस्तेमाल किया अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में। इन्हें दार्शनिक, काल्पनिक, आदर्शवादी विचारक कहा जाता है, प्लेटो को। और अगर हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु भी आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ये यथार्थ का सहारा लिया। इन्होंने क्या किया? यथार्थ का सहारा लिया आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोजनमूलक पद्धति और आगमन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐसी पद्धतियों का सहारा लिया, जो कि जैसे आगमन, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोजनमूलक, जिसे कि प्रयोजनमूलक को स्वोद्देश्यमूलक भी कहा जाता है। इन सब पद्धतियों का इन्होंने सहारा लिया। राजनीति को नीतिशास्त्र से पूर्णतः अलग किया और क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक बनाया। इन्होंने क्या किया? राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग किया और इसको क्या किया? क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक बनाया। इसलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया है। आगे हम देखेंगे संपत्ति पर दोनों ने विचार दिए हैं। संपत्ति पर प्लेटो ने क्या कहा था? संपत्ति पर साम्यवाद की स्थापना कर दी थी। साम्यवाद की स्थापना कर दी थी और कहा था कि अभिभावक वर्ग, इन्होंने समाज को 3 वर्गों में शासक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं
उत्पादक वर्ग, 3 वर्गों में बांटा। और इन 2 वर्गों को इन्होंने क्या कहा कि ये अभिभावक वर्ग हैं। अभिभावक वर्ग की श्रेणी में इन दोनों को रख दिया और कहा कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? ये संपत्ति नहीं रखेंगे। ये क्या है? इनकी सार्वजनिक संपत्ति होगी। सार्वजनिक संपत्ति होगी यानी कि इनका सारा खर्चा वगैरह जो है राज्य के कोष से होगा और ये इनकी अपनी कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं होगी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सार्वजनिक होगी। जबकि अरस्तू ने, अगर हम अरस्तू की बात करते हैं तो अरस्तू कहते हैं कि संपत्ति जो है परिवार के भरण पोषण के लिए और मेहमानों की मेहमानों की खातिरदारी के लिए आवश्यक है, ऐसा इन्होंने माना। और ये क्या कहते हैं? इन्होंने प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। इन्होंने प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है और जो कृत्रिम संपत्ति है उसका विरोध किया है। कृत्रिम संपत्ति का इन्होंने विरोध किया है। ये कहते हैं प्राकृतिक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से बनाई जाती है और कृत्रिम वह होती है जो संपत्ति से संपत्ति यानी कि संपत्ति से संपत्ति जो बनाई जाती है, संपत्ति से संपत्ति, उसको क्या बोलते हैं? उसको ये कृत्रिम संपत्ति बोलते हैं और कृत्रिम संपत्ति का इन्होंने विरोध किया है। तो ये संपत्ति पर दोनों के विचार हो गए। और संपत्ति पर इन्होंने उत्पादक, जो हमारे ये प्लेटो महोदय हैं, इन्होंने बोला था कि उत्पादक वर्ग जो है अपनी संपत्ति ये रख सकता है। सिर्फ उत्पादक वर्ग को प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार इन्होंने दिया हुआ था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार सिर्फ उत्पादक वर्ग को था, बाकी इन दोनों को साम्यवाद की कैटेगरी में डाल दिया था कि इनकी सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों ने परिवार पर भी दिया है अपना अपना विचार। तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते, जैसे मैंने अभी बताया है कि 3 वर्ग में बांटा, तो अभिभावक वर्ग को इन्होंने परिवार रखने की अनुमति नहीं दी। परिवार की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इन्होंने परिवार में भी साम्यवाद क्या कर दिया था? साम्यवाद की स्थापना कर दी थी अभिभावक वर्ग के लिए, कि अभिभावक वर्ग जो हैं वो जो भी स्त्री और पुरुष अभिभावक वर्ग में आएंगे तो उन पुरुषों का सभी स्त्रियों के साथ संबंध होगा, यानी कि वो पुरुष जो है सभी स्त्रियों के साथ संबंध बना सकेंगे और सभी स्त्रियां सभी पुरुषों के साथ संबंध बना सकेंगी। और उनसे जो बच्चे होंगे, उनसे अभिभावक वर्ग से जो बच्चे होंगे, बच्चे भी सार्वजनिक सरकारी गृह में उनका पालन पोषण होगा। ना पेरेंट्स को पता होगा कि उनके बच्चे कौन हैं, ना बच्चों को पता होगा कि उनके माँ बाप कौन हैं। और बच्चे के पैदा होते ही उनको सरकारी गृह में रख दिया जाता है और वहीं पे उनका पालन पोषण होता है। जबकि अरस्तू कहते हैं, अरस्तू के परिवार संबंधी विचार क्या हैं? अरस्तू कहते हैं कि जो है परिवार क्या है? मानवता की प्रथम पाठशाला है। मानवता की प्रथम पाठशाला है, ऐसा मानते हैं, ये ज़रूरी मानते हैं परिवार को। और क्या कहते हैं? परिवार वह स्थान होता है जहाँ से हमें संस्कार मिलते हैं, ऐसा इनका मानना है। इसलिए ये कहते हैं कि परिवार ज़रूरी है। न्याय पर दोनों ने विचार दिया है। न्याय पर बताते हैं कि ये क्या कहते हैं कि स्वकर्तव्य, प्लेटो कहते हैं,
प्लेटो का अधिकार क्या है? स्वकर्तव्यमूलक, स्वकर्तव्यमूलक है, अधिकार है। और जबकि इनका अरस्तु का है, अरस्तु का अधिकार मूलक है, अधिकार मूलक। इसमें इन्होंने क्या किया है? विशुद्ध न्याय सिद्धांत, विशुद्ध न्याय सिद्धांत पर आधारित इनका न्याय है। और जबकि जो प्लेटो महोदय हैं, इनका है कानूनी होते हुए भी, क्या है? कानूनी होते हुए भी नैतिक है, नैतिक है। ये कहते हैं कि अपना अपना कर्तव्य कर लें, वही न्याय है। सभी व्यक्ति जो तीनों वर्ग हैं समाज के, शासक, सैनिक एवं उत्पादक वर्ग, अपना अपना कर्तव्य करें, वही न्याय है। और ये कहते हैं कि जो है सबका व्यक्ति क्या कहते हैं? जिस अनुपात में राज्य को ये राज्य की कार्य प्रणाली में अपना क्या योगदान देता है, योगदान देता है, या सेवा कह सकते हैं, सेवा देता है, अपनी सर्विस देता है, उसी अनुपात में क्या होगा कि राज्य भी पद एवं सोपान देगा, पद एवं सोपान देगा। किसको देगा? व्यक्ति को पद एवं सोपान देगा। तो इनका क्या हो गया? ये आनुपातिक न्याय हो गया। अरस्तु का न्याय आनुपातिक न्याय है कि जिस रेशियो में जो है व्यक्ति राज्य के कार्य क्रियाकलाप में अपनी सेवा देगा, योगदान करेगा, उसी रेशियो में राज्य भी उसको पद देगा, सोपान देगा। यानी कि व्यक्ति, ये आनुपातिक न्याय की बात करते हैं। आगे हम राज्य की बात कर लेते हैं। इनका प्लेटो का क्या है? प्लेटो का राजा कैसा होगा? दार्शनिक होगा, राजा दार्शनिक होगा, दार्शनिक होगा। और ये कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि सत्ता सदैव मध्यम वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। किसके? मध्यम वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अगर गरीबों के हाथ में सत्ता गई तो वो अपना घर भरेंगे, और अगर कुलीन तंत्र है उसके हाथ में गई तो वो आताताई हो जाएंगे, अत्याचार करेंगे। तो सत्ता जो है, सबसे अच्छी सत्ता कौन सी मानी गई है? ये जो मध्यम वर्गीय लोगों के हाथ में रहती है, उसको इन्होंने सबसे अच्छी सत्ता माना है। और इसी को इन्होंने संवैधानिक सत्ता का नाम दिया है। संवैधानिक तंत्र बोला है। और इसी जो मध्यम वर्गीय शासन तंत्र है, इसको इन्होंने क्या बोला है कि स्वर्णिम मध्यमान कहा है। इस शासन प्रणाली को, जो मध्यम वर्ग के हाथों में जो शासन होता है, उस शासन प्रणाली को इन्होंने स्वर्णिम मध्यमान का नाम दिया है। इनकी पुस्तकें देख लेते हैं हम। पुस्तकें की बात करें तो रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तकें जो फेमस पुस्तकें हैं, रिपब्लिक है। इसी से इनको प्रसिद्धि मिली है। प्रसिद्धि प्लेटो को रिपब्लिक से ही मिली है। और स्टेटमेंट और लॉज इनकी अंतिम समय में लिखी जाने वाली पुस्तकें हैं, जिन्होंने इन दोनों पुस्तकों में क्या किया है? रिपब्लिक में जो आदर्श न्याय का सिद्धांत दिया था, वो उनको लगा कि धरातल पर नहीं लाया जा सकता है, प्रैग्मेटिक नहीं है, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ विचार, अपने विचारों में परिवर्तन किया था, जिसमें कि इन्होंने राजा को परिवार और संपत्ति की आज्ञा रखने की अनुमति दी थी। कुछ अपने विचारों में परिवर्तन किया था। अपने जीवन के अंतिम समय में इनके विचार परिवर्तित हुए, तो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा था, और स्टेटमेंट से जो बचे हुए विचार थे वो लॉज में दिया था। तो ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं तीनों। अगर हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु की पुस्तकों में पॉलिटिक्स है, और एथिक्स है,
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है। और इसी में ये बताते हैं 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस का बुक लिखी थी। आगे हम देखेंगे दास पे क्या विचार था दोनों का। प्लेटो जो है मौनता से दास का मौन रूप होकर के मौनता से दास का क्या है समर्थन करते हैं। कैसे? मौनता से, मौन होकर समर्थन करते हैं दासों का। जबकि अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु ने खुलकर समर्थन किया है, इन्होंने कहा है कि संपत्ति जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? ये सजीव संपत्ति, और दूसरी होती है निर्जीव संपत्ति। तो जो सजीव संपत्ति में है, निर्जीव में क्या आ गया? कृषि। निर्जीव में इन्होंने कृषि को रखा है और सजीव में इन्होंने दास को रखा है। यानी कि इन्होंने इतना खुल के सपोर्ट किया है कि सजीव संपत्ति में इन्होंने दास को उठा करके रख दिया। और कहते हैं कि दास जो है ये प्राकृतिक है। दास व्यवस्था जो है प्राकृतिक है, क्योंकि कुछ लोग दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए यानी कि अपना अधिकार चलाने के लिए ही पैदा होते हैं। और इन्होंने कृत्रिम दास की भी, सजीव संपत्ति में इन्होंने कृत्रिम दास की भी वर्णन किया है। कृत्रिम दास ये कौन से होते हैं? जो युद्ध से बंदी बना लिए जाते हैं। जो युद्ध में बंदी बनाए हुए दासों को इन्होंने कृत्रिम दास की संज्ञा दी है। और ये कहते हैं कि दास जो है प्राकृतिक होते हैं और दास का होना मालिक के लिए भी अच्छा है और दास के लिए भी अच्छा है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है ना कि वो उनकी उतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो अपने आप सही निर्णय ले सके, इसलिए वो किसी का अनुसरण करके ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये दोनों के लिए अच्छा है कि दास जब घर के कार्य करेगा तो मालिक को अपना टाइम अपने जिस काम को वो कर रहा है उसके लिए उपयोग करने के लिए वो टाइम बचेगा। और दास के लिए अच्छा होगा कि वो मालिक को देख करके उससे अच्छी बातें अनुसरण करेगा और अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। तो इन्होंने दोनों के लिए दास प्रथा को मतलब एक अच्छा माना है कि दोनों के लिए अच्छा है। मालिक के लिए भी अच्छा है, उसका टाइम बचेगा तो वो अपने जो काम में टाइम दे पाएगा। और दास के लिए अच्छा है क्योंकि वो मालिक की जो बुद्धिमत्ता है उसके काम करने के तरीके से वो उससे सीखेगा। मालिक जैसे उसको आदेश देगा जिस तरह से काम करवाएगा और मालिक की और भी चीज़ें अनुसरण करके वो अपने जीवन को इम्प्रूव करेगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाएगा। स्त्रियों के अधिकार की बात अगर हम करते हैं तो प्लेटो ने क्या किया है? बराबर अधिकार दिए हैं स्त्री एवं पुरुष को क्या किए हैं? एवं पुरुष को बराबर अधिकार दिए हैं इन्होंने। ये पहले ऐसे मतलब प्राचीन विचारक थे जिन्होंने बराबर अधिकार की बात की है स्त्री एवं पुरुष के लिए। और ये कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग में स्त्रियां होंगी वो घर की चार दीवारों में या घर के काम काजों में फंसी नहीं रहेंगी। वो अपना शासन के राजकीय शासन में, शासकीय शासन में या सैनिक वर्ग में जहाँ भी हैं, जिस पद पर हैं, वो अपनी सेवा राज्य को देंगी और वो घर के कामों में नहीं बंधेंगी। बच्चे होंगे तो बच्चों का लालन पालन राज्य करेगा। घर के कामों से उनको कोई मतलब नहीं। वो घर की चार दीवारी में कैद करके नहीं रखी जाएंगी। वो पुरुषों के बराबर अपना काम या अपना योगदान राज्य को देंगी। वो कहते हैं एक शक्तिशाली स्त्री एक कमज़ोर पुरुष के बराबर होती है और एक कमज़ोर पुरुष एक शक्तिशाली स्त्री के बराबर होता है। लेकिन अरस्तु ने स्त्रियों को घर की चार दीवारी में रहने को बोला है। घर की चार दीवारी,
चार दीवारी में रहने को बोला है, यानी कि इन्होंने बराबर अधिकार नहीं प्रदान किए हैं स्त्री और पुरुषों को। और ये कहते हैं कि स्त्रियों की शोभा, पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है और स्त्रियों की शोभा आज्ञा का पालन करने में है। ये इनके स्त्रियों के बारे में विचार हैं। तो हमने जो इनकी समानताएं थी, असमानताएं थी, तो वो जो है हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मैकियावेली पढ़ेंगे, जो कि हमारे मध्यकालीन विचारक हैं। और उनका भी हम जब सारे मध्यकालीन विचारक कंप्लीट कर लेंगे तो उनका भी हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, सभी विचारकों का। तो ये हमारे अरस्तु और जो प्लेटो हैं, ये हमारे प्राचीन कालीन विचारक हैं। इनको आज हमने इनको अलग अलग भी पढ़ लिया और कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।